मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला का शुभारंभ। पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि। वापस होंगे कोरोना काल में दर्ज मुकदमे। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने ली प्रबंधन समिति की बैठक। चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप होगा घोषणा पत्र। तीन जिलों में निकाली गई शहीद सम्मान यात्रा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने परिजनों को किया सम्मानित। देहरादून लाई गई शहीदों के आंगन की मिट्टी। और सरकार का बड़ा फैसला, अब घर घर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। 31 दिसंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में प्रदेश के पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित लोक योजना अभियान 2021 के तहत राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में कुमाऊं मंडल के करीब 5,000 पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों के योगदान के लिए 10-10 हजार प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी घोषणा की। तो सरकार की योजनाएं हैं, उनको लागू करने में, उनका क्रियान्वयन करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक दिन की कार्यशाला थी और पंचायत प्रतिनिधियों का प्रोत्साहन हो, उसके लिए हमने सभी का मानदेय बढ़ाया है और सभी को जो भी कोविड काल में जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को हमने वापस लेने की घोषणा की है। साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की लाभकारी योजनाओं को लागू करने में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। सरकार ने उनके सम्मान में प्रोत्साहन के तौर पर उनका मानदेय बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मुख्य आधार होती हैं। उनकी मजबूती जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें वित्त के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत करने के लिए अधिक बजट जारी किया है। प्रोत्साहन के रूप में कहिए या उनके सम्मान के रूप में हमने लगातार जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका जो मानदेय है उसको एक सम्मानपूर्वक रूप से बढ़ाने का भी काम किया है। साथ में जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत है वो पंचायतें मजबूत हों, क्योंकि वो हमारे विकास का मुख्य आधार होते हैं। और इस दौरान पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में जब भी समस्याएं आई हैं उसका सबसे पहले सामना पंचायत प्रतिनिधियों ने किया है। कोविड काल में इतना बड़ा इकट्ठी कवर नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्चुअली पंचायती राज विभाग ने हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों को मोटिवेट करने के लिए हमने हमेशा वर्चुअल संवाद किया, क्योंकि जो भी समस्याएं आई हैं प्रदेश में सबसे पहले उनका सामना हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों ने किया। और इसी क्रम में उनकी कठिनाइयों को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, तीनों पंचायत प्रतिनिधियों को, त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उन सबका मानदेय बढ़ाने का भी काम किया है। राज्य में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में कई मसलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह के साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति, विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि घोषणा पत्र उत्तराखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों की कोर कमेटी की बैठक ली। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन द्वारा ग्रासरूट लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं को और मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। सीटें जीतने की ग्रासरूट लेवल पे मैं
हमारे दोनों सह प्रभारी और हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हम सब ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं। आज हम मई गढ़वाल रीजन में 11 विधानसभा का 3 जिलों का 11 विधानसभा का मैं कोर कमेटी का मीटिंग ले रहा हूँ और ग्रास रूट लेवल तक, नीचे लेवल तक कैसे पहुँचना और कैसे हमारा विचार और हमारा स्ट्रेटजी कैसे इसको रेडी करना है, इसके बारे में हमारा जबरदस्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। संगठन स्तर के जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उनके जरिए ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी दिन तय नहीं किया गया, लेकिन अगले महीने के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आने वाले हैं। जो चुनाव प्रबंधन हमारी समिति है, उस समिति में सब लोगों को काम दिया है कि 13 के 13 जिलों में आप अपने चुनाव प्रबंधन की समिति 30 तारीख तक बन जाए और फिर विधानसभाओं में बन जाए, जिससे कि जो चुनाव प्रबंधन का काम है वो भी सक्रिय रूप से शुरू कर लिया जाए। मोदी जी की जनसभा पर चर्चा हुई है, 3 या 4 तारीख को जो भी समय फिक्स होगा उसमें जो स्थान होगा या तो कुमाऊं में होगा या देहरादून में होगा, जो भी होगा आज शाम तक उसको हम फाइनल करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता प्रभावित है। आम जनता को मालूम है कि कौन सा राजनीतिक दल विकास और जनता के कल्याण को लेकर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। देखिए, चुनाव सामने हैं और चुनौतियां भी हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। एक साथ में प्रबंधन और ये किसी भी काम के लिए आवश्यक होता है और स्वाभाविक है कि प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और आगे रणनीति ये सारी बनेंगी और उसी रणनीति के तहत उन्हीं योजनाओं के तहत हम लोग आगे जाएंगे। और मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 22 में 2/3 बहुमत लेकर आएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि चुनावी तैयारियों के बीच राज्य में कई राजनीतिक दल चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि सभी दलों का स्वागत है, लेकिन उत्तराखंड शांत प्रदेश है, चुनाव में राज्य की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव को धन बल से जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव स्वस्थ राजनीति के तहत लड़ा जाना चाहिए। चुनाव है तो सभी राजनीतिक दल आएंगे, सभी नेता आएंगे, स्वागत है सबका, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे उत्तराखंड प्रदेश को, जो कि एक शांत प्रदेश है, उसको अशांति में तब्दील न करें। शांति से सब चुनाव लड़ें, जनता अपना निर्णय देगी और उस निर्णय को सब स्वीकार करें। जनता को गलत तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल के आधार पर, धनबल की मजबूती पर और धनबल के विश्वास पर चुनाव लड़ने की सोच रही है, उससे बाज आए और स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से सब लोग अच्छे से चुनाव लड़ें तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा के तहत केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बागेश्वर, पौड़ी और देहरादून के शहीदों के आंगन की मिट्टी कलशों में संकलित की। सबसे पहले बागेश्वर में जिले के 87 शहीदों के परिवार और परिजनों को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया गया और उनके आंगन की मिट्टी को कलश में संकलित कर देहरादून लाया गया। शहीदों के परिजन सम्मान मिलने से भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि आज उनको जो सम्मान मिला है उसे ताउम्र याद रखेंगे। मोदी जी का ये सम्मान मुझे बहुत ही पसंद आया। हाँ, आज मतलब लगा कि मेरे पिताजी अभी भी जिंदे हैं। मतलब सन 62 से आज 2021 में आज हमें सम्मान मिला। प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुरेश गढ़िया जी। हाँ, मैंने तो पापा देखे नहीं, मैं बहुत छोटी 6 महीने की थी तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी वो भी कि हमने बहुत दुखी जीवन व्यतीत किया। हम जिंदगी सम्मानित कर रहे हैं। मैं आपके लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ।
इसके बाद पौड़ी जिले के 152 शहीदों के आंगन की मिट्टी जिला मुख्यालय में लाई गई, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को नमन किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राज्य के सभी शहीदों के गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। का निर्माण जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विचार दिया था कि उत्तराखंड में 5वां धाम शहीद धाम बनना चाहिए, तो वो आज मूर्त रूप लेने जा रहा है। गांव-गांव से शहीदों के घरों से मिट्टी लाकर हम जो देहरादून में शहीद धाम का निर्माण कर रहे हैं उसको समर्पित कर रहे हैं। ये भावनाएं हैं हमारे उत्तराखंड प्रदेश की, और ऐसा शहीद धाम बन रहा है जिसमें पूरे देश और दुनिया के लोग दर्शन करने आएंगे। देहरादून में भी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी विजय कॉलोनी फेज 2 न्यू कैंट रोड स्थित अमर शहीद मेजर विजय अहलावत के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा के तहत शहीद के आंगन की मिट्टी को कलश में संकलित किया। शहीदों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम के निर्माण के लिए लाई जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार शहीदों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है। मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम बनाने जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि हम सभी अमर शहीदों के घर की पवित्र मिट्टी को लेकर हम उनके घरों से जाएंगे और उससे जो है सैन्य धाम का निर्माण होगा। पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों को हमने चिन्हित किया है। आज विजय कॉलोनी के हमारे वीर, वो सपूत जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मेजर अहलावत जी के आवास पर हम आए हैं। यहाँ से इस घर की पवित्र की मिट्टी को लेने हम यहाँ पर आए हैं और पूरे सम्मान के साथ इस मिट्टी को लेकर हम सैन्य धाम में जाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रदेश भर में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए 300 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन लगाने वैक्सीनेशन सेंटर नहीं आ सकते हैं, उन्हें अब घर पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, हमारे राज्य में पहली डोज तो 100% लोगों पे बहुत पहले लग गई है। सेकेंड डोज भी लगभग 62% हो चुकी है और हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम 100% लोगों पे वैक्सीनेशन कर दें। अब हमने एक नया ये किया है कि घर घर जाके वैक्सीन लगाई जाएगी। जो विकलांग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो बूथ तक नहीं आ सकते हैं, तो अब हम लगभग 300 टीमें पूरे राज्य में निकाल रहे हैं कि घर घर जाके वैक्सीनेशन किया जाए और हम अपने टारगेट को दिसंबर तक पूरा करें। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में बॉन्ड व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से MBBS की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। ऐसे करीब 36 डॉक्टरों की सूची मिली है। इन डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने कुर्की के नोटिस जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि सभी CMO से अस्पतालों से गायब बॉन्ड वाले डॉक्टरों की सूची मांगी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। MBBS डॉक्टर 20 लाख से 50 लाख रुपए तक बॉन्ड के दायरे में है, जबकि PG डिग्री वाले डॉक्टरों के साथ 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड साइन किए गए हैं। सरकार का पहला बड़ा टारगेट ये है कि हर क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाए, वहाँ डॉक्टर चले जाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन पौने 5 सालों में हमारी सरकार ने हर PSC में, हर CSC में, उपकेंद्र में, हर जहाँ तक भी हमारे डॉक्टर्स जा सकते हैं वहाँ तक डॉक्टरों को भेजने का काम किया है। कुछ बॉन्ड के डॉक्टर हैं, कुछ MBBS डॉक्टर जो नए हैं, लगभग 3 दर्जन ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कि सरकार के ज्वाइनिंग के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की, तो उनके डाटा हमने मांगे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। ये सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति अपना बैंक खाता आसानी से खुलवा सकता है। इस योजना के तहत कई तरह के वित्तीय लाभ मिलते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। टिहरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,71,078 खाते और शहरी क्षेत्रों में 6,556 खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं। इनमें से 49,940 खाते पुरुष और 70,435 खाते महिलाओं के खोले गए हैं। टिहरी जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और मनरेगा के जॉब कार्ड को भी माध्यम बनाया गया, जिससे अधिक लोग बैंक में अपना खाता खोल सकें। इस योजना के तहत खाता धारक को 1 लाख के दुर्घटना बीमा के साथ 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस मिलता है। अगर किसी खाता धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसमें भी 30,000 रुपए मिलते हैं। खाता धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 लाख रुपए मिलते हैं। चंबा विकासखंड के देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने जनधन योजना के तहत अपना जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया है। वह अपनी बचत को अब सीधे बैंक में जमा कर रहे हैं। अच्छे परिणाम हैं, क्योंकि ये जीरो बैलेंस, पहले तो ये कि हमको अगर बैंक में खाता खुलवाना था तो उसके लिए हमको 500 रुपए, 1000 रुपए से शुरू करना पड़ता था। लेकिन अभी है कि हमको जीरो बैलेंस, हमको कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता। एक तो हमको आधार कार्ड जाना पड़ेगा, हमारा खाता खुल जाता है और उसमें दुर्घटना बीमा भी हमको मिल जाता है 1 लाख करीब। गरीब लोगों ने बैंक अभी देखा नहीं था, अब बैंक उनके द्वार आ चुका है। चंबा विकासखंड में कांडा गांव निवासी सरिता देवी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने उनके जनधन खाते में 500 की 3 किस्तें डाली हैं। वहीं अब मनरेगा श्रमिकों को भी इस खाते में भुगतान मिल रहा है। जो जीरो बैलेंस का खाता है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जो 3 महीने कोरोना काल में 3 किस्त पड़े हमारी 500 रुपए की, और जो गारंटी रोजगार के काम करते हैं वो खाते, उसी खाते जीरो बैलेंस में पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक जौनतारी पुंडीर और DS चौहान ने जनधन खाते को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी मददगार बताया। उन्होंने कहा कि बचत के साथ साथ इसमें दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। जो जनधन योजना का जो हमारा खाता है वो जीरो बैलेंस वाला, उसमें हमें 500 की 3 किस्त में आई, प्रधानमंत्री ने दिए हमें, उससे हमारे बहुत फायदे हुए। हमारे जो हम रोजगार गारंटर में काम करते हैं वो भी उसी में आते हैं हमारे बैलेंस। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कई लोगों का बैंक में खाता होने का सपना भी पूरा किया है। बैंक में खाता होने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब लाभार्थी के बैंक खाते में आ रहा है, जिससे पारदर्शिता के साथ ही सीधा लाभ लाभार्थी को मिलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि हर घर नल हर घर जल योजना मार्च 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश भर में अब तक 80 से 90% काम पूरा हो चुका है। कुछ जगहों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सहयोग से योजना को जल्द पूरा कर लिया जाएगा और राज्य के प्रत्येक घर में नल और जल पहुंचा दिया जाएगा। 2022 तक की योजना है ये हमारे उत्तराखंड में, उससे मोदी जी के 2024 तक, यहाँ उत्तराखंड के लिए था 2023 तक, लेकिन हमने 2022 मार्च तक हर घर को उसमें हमें पानी का कनेक्शन देंगे, जिसमें पानी भी होगा, नल भी होगा। हमारा यहाँ पर अभी प्रदेश में 90% काम पूरा हो चुका है। सारी DPR बन चुकी है, उसमें टेंडर भी कॉल कर दिए गए हैं। अब टेंडर हो गए तो ठेकेदार द्वारा काम करना है, पाइपलाइन बिछानी है और पाइपलाइन बिछाने के स्रोतों का भी मापन हो चुका है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।